नमस्कार, खेतीबाड़ी से जुड़े आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज के कृषि समाचारों की सुर्खियां। बुआई न होने पर भी किसानों को मिलेगा मुआवजा। सितंबर 2016 करे 200 मंडियां ऑनलाइन। बगीचे की घास से मिलेगी हरित ऊर्जा। म्यांमार और अफ्रीका से आयात किया जाएगा दाल। धान की खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि। उर्वरकों के दामों में कमी। अमरूद की प्रजातियां जो फल देंगी 25 सालों तक। एक बार लगाइए 4 से 5 साल तक हरा चारा पाइए। किसान भाइयों, अब कृषि समाचार विस्तार से। भारत सरकार की नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसी प्राकृतिक आपदा के कारण बुआई न होने अथवा फसल कटाई के बाद खेत में फसल रहने पर भी किसानों को उसके नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। इस तरह इस नई बीमा योजना में किसानों के लिए अधिकतम लाभ तो सुनिश्चित ही किया गया है, साथ ही बीमे का प्रीमियम भी बहुत कम होगा। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित कृषि बीमा योजना की खामियों को दूर करते हुए नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए अमृत के समान है। इसमें फसल का नुकसान होने पर किसानों को अधिकतम बीमा कवर करने का प्रावधान भी है। संसद में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, पुरानी फसल बीमा योजनाओं में किसानों को लागत मूल्य तक नहीं मिल पाती थी। इसमें किसानों को प्रीमियम अधिक देना पड़ता था और बीमा की सीमा भी तय थी। आपदा के कारण बुआई न होने और फसल कटाई के बाद खेत में अगर फसल रह जाती थी तो कोई आपदा आने पर किसानों को बीमा का कोई लाभ नहीं मिलता था। किसान भाइयों, कृषि मंत्री ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मौसम आधारित फसल बीमा योजना में किसानों की अधिसूचित फसलों सहित उनके कृषि उपकरणों, जीवन, घर और छात्र सुरक्षा जैसी परिसंपत्तियों, क्रियाकलापों को कवर किया जाएगा। भारत सरकार ने राज्य सरकारों से आगामी सितंबर 2016 तक 200 कृषि मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने यानी ई मंडियां बनाने का लक्ष्य दिया है। फिलहाल अभी तक मात्र 8 राज्यों में केवल 23 ई मंडियां बन पाई हैं। भारत सरकार ने मार्च 2018 तक देश के 585 मंडियों को ऑनलाइन करने का लक्ष्य रखा है। पिछले दिनों राज्य सरकारों के अधिकारियों की बैठक में कृषि सचिव भारत सरकार ने ई मंडी की प्रक्रिया में तेजी लाने और जरूरी ढांचागत सुविधा तैयार करने को कहा है, ताकि अधिक से अधिक कृषि मंडियों को ई प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा सके। किसान भाइयों, आपको बताते चलें कि अभी तक उत्तर प्रदेश की 6, तेलंगाना की 5, हरियाणा की 4, गुजरात की 3, हिमाचल प्रदेश की 2 के अलावा झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 1-1 यानी कुल 23 मंडियां इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से केवल एक जींस का कारोबार कर रही हैं। किसान भाइयों, राष्ट्रीय कृषि बाजार एक ऐसा कृषि पोर्टल है जिस पर देश भर के सभी कृषि उत्पाद मंडी कमेटियों को ई मंडियों से जोड़ा जाएगा। इससे पूरे देश भर में कृषि जिंसों का एक बाजार बनने में मदद मिलेगी, जिसका फायदा किसानों को मिल सकेगा और वह अपना उत्पाद अधिकतम मूल्य देने वाली मंडी में बेच सकेगा। किसान भाइयों, अब आपके बगीचे या लॉन के घास से भी हरित ऊर्जा मिल सकेगी। वैज्ञानिकों ने सूरज की रोशनी और एक सस्ते उत्प्रेरक का प्रयोग करके घास से हाइड्रोजन पैदा करने का तरीका ढूंढ निकाला है। हालांकि यह अभी परीक्षण पर है। ब्रिटेन में कार्डिफ विश्वविद्यालय के कुछ शोधकर्ताओं ने प्रदर्शित किया कि बगीचे की घास से उल्लेखनीय मात्रा में हाइड्रोजन पैदा किया जा सकता है। यह पहला मौका था जब इस तरीके को प्रदर्शित किया गया और घास से हाइड्रोजन बनाने का अपेक्षाकृत सस्ता रास्ता साफ हुआ। अत्यधिक ऊर्जा मात्रा के कारण अक्षय ऊर्जा उद्योग में इसकी काफी संभावना है। किसान भाइयों, आपको बताते चलें कि जब हाइड्रोजन जलता है तो इसमें से विषैली गैस नहीं निकलती। दालों की कीमत में कमी लाने के लिए भारत सरकार म्यांमार और अफ्रीका से दालों के आयात की बातचीत चल रही है, ताकि घरेलू आपूर्ति बढ़ाकर इसकी कीमतों में कमी लाई जा सके। किसान भाइयों, केंद्रीय खाद्य मंत्री श्री रामविलास पासवान के अनुसार दीर्घकालिक स्तर पर दालों के आयात के लिए मोजाम्बिक के साथ सहमत पत्र पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुका है। सरकारों के स्तर पर दालों के आयात के लिए म्यांमार और कुछ अफ्रीकी देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत चल रही है। अच्छे मानसून और निरंतर रुक रुक कर हो रही वर्षा के चलते कृषि वैज्ञानिकों ने उत्तर प्रदेश में धान की अच्छी पैदावार के संकेत दिए हैं। किसान भाइयों, एक सर्वे के अनुसार सिर्फ लखनऊ जनपद में धान की बुआई के क्षेत्रफल में लगभग 15% की वृद्धि का आकलन किया गया है। सर्वे में पाया गया है कि जो किसान पहले सिर्फ 3 से 4 बीघे में धान की रोपाई करते थे, उन्होंने इस बार अच्छी बारिश के चलते 7 बीघे में धान की रोपाई की है। वहीं धान के बीज विक्रेताओं ने भी बताया कि किसानों ने इस वर्ष गत वर्षों की अपेक्षा अधिक बीज खरीदा है। बारिश से खुश और आत्मविश्वास से लबरेज प्रदेश के किसानों में अच्छे मानसून की खेती के प्रति आत्मविश्वास जागा है। किसान भाइयों, यूरिया, डीएपी और पोटास के दामों में भारी कमी हुई है। सरकार ने उर्वरकों के अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित कर दिया है। अब किसानों को घटे दाम पर उर्वरक मिल सकेंगे और यह मूल्य तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। यूरिया के दाम 348 रुपए से घटाकर 320 रुपए हो गया है,
डीएपी अब 1141 के स्थान पर 1106 रुपए में मिलेगा। पिछले दिनों भारत सरकार के निर्देश पर देश की तमाम उर्वरक निर्माता कंपनियों ने उर्वरकों की कीमतों में कमी की है। बरसात का मौसम बागवानी के लिए अच्छा माना जाता है। दूसरे फलों के साथ यह समय अमरूद की बागवानी के लिए उपयुक्त समय है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने अमरूद की ललित, इलाहाबादी, सफेदा, लखनऊ 49 VNRB नामक प्रजातियों को विकसित किया है, जो एक बार लगाने के बाद 25 वर्षों तक फल देंगे। अमरूद की बागवानी बागवान किसानों के लिए मुनाफे का बेहतर सौदा साबित हो सकता है। इसकी बागवानी से प्रतिवर्ष 1 एकड़ में 2 से 2.5 लाख रुपयों तक मुनाफा कमाया जा सकता है। इसकी बागवानी में मजदूरी भी कम पड़ती है। अमरूद की बागवानी से केवल एक बार लागत लगाकर 25 सालों तक लाभ लिया जा सकता है। किसान भाइयों, बरसात का मौसम छोड़ दें तो प्रायः पशुपालकों को हरे चारे की समस्या बनी रहती है। बरसीम, मक्का, ज्वार, लोबिया जैसी फसलों से 3 से 4 महीनों तक ही चारा मिल पाता है। लेकिन अगर पशुपालक किसान भाई अपने खेत में कुछ हिस्से में नेपियर घास की रोपाई कर दें तो अगले 4 से 5 सालों तक उनके मवेशियों को हरे चारे की समस्या नहीं होगी। प्रोटीन और विटामिन से भरपूर नेपियर घास पशुओं के लिए उत्तम आहार की जरूरत को पूरा करता है। यह पशुओं के रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि भी करता है। एक बार कटाई के बाद इसकी शाखाएं पुनः फैलने लगती हैं। लगभग 40 दिन बाद फिर से हरा चारा तैयार हो जाता है। किसान भाइयों, नेपियर की कटाई के बाद घास की जड़ों पर हल्का यूरिया या गोबर की सड़ी खाद का छिड़काव करें तो घास की वृद्धि में तेजी आती है। किसान भाइयों के समाचारों, खेतीबाड़ी के समसामयिक जानकारियों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के ताजा मंडी भाव पर। गेहूं का भाव इन मंडियों में इस प्रकार रहा। मिर्जापुर 1645 रुपए प्रति क्विंटल, नौगढ़ 1590 रुपए, पीलीभीत में 1625 रुपए और सहारनपुर में 1690 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब बात चावल के भाव की। मिर्जापुर में 2390 रुपए प्रति क्विंटल, नौगढ़ में 2095 रुपए, पीलीभीत में 2235 रुपए और सहारनपुर में 2380 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब बात दलहनी फसल चना की। मिर्जापुर में 7835 रुपए प्रति क्विंटल, नौगढ़ में 8000 रुपए, पीलीभीत में 7835 रुपए और सहारनपुर में 8086 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब बात तिलहनी फसल में सरसों की। मिर्जापुर में 4245 रुपए प्रति क्विंटल, नौगढ़ में 3650 रुपए, पीलीभीत में 3970 रुपए और सहारनपुर में 4270 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब बात मीठे में गुड़ की। मिर्जापुर में 3240 रुपए प्रति क्विंटल, नौगढ़ में 3650 रुपए, पीलीभीत में 3145 रुपए और सहारनपुर में 3060 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब बात आलू के भाव की। मिर्जापुर में 1670 रुपए प्रति क्विंटल, नौगढ़ में 1550 रुपए, पीलीभीत में 1485 रुपए और सहारनपुर में 1310 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब बात टमाटर के भाव की। मिर्जापुर में 2750 रुपए प्रति क्विंटल, नौगढ़ में 3000, पीलीभीत में 3026 रुपए और सहारनपुर में 2300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार, समसामयिक कृषि कार्य और औसत मंडी भाव। कृषि दर्शन के अगले अंक में हम फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया, एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, एनएचएम बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए
6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों, गन्ना हमारी प्रमुख नकदी फसल है और अगर इस फसल की देखभाल हम ठीक ठाक ढंग से इस समय पर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमें आगे अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है, हमारी फसल अच्छी होती है। गन्ने में इस समय कौन कौन सी खास बातें ध्यान रखने योग्य हैं, इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, वैज्ञानिक अधिकारी, गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो इस समय हमारे खेतों में गन्ना लगा हुआ है, चाहे वो पेड़ी हो चाहे वो बावग हो, तो इसमें किसान भाई क्या खास बातें ध्यान रखें? जो गन्ने में कल्ले बनने की अवस्था होती है वो लगभग समाप्त हो चुकी है जी। तो अब किसान भाइयों के लिए यह आवश्यक है कि जो कल्ले गन्ने में बने हुए हैं उनको मिल योग गन्ना में परिवर्तित किया जाए तथा आगे और कल्ले ना बने, इसके लिए गन्ने के ऊपर मिट्टी चढ़ाई जाए जी। इस समय गन्ने की बढ़वाड़ जो होती है वो लगभग 4.9 प्रति सप्ताह के हिसाब से दर से होती है। तो गन्ने की अच्छी बढ़वाड़ के लिए गन्ने के ऊपर मिट्टी चढ़ाना आवश्यक है और गन्ने में नए कल्ले ना बने, इसके लिए मिट्टी तो चढ़ाएंगे ही, साथ में गन्ने को गिरने से हमें बचाना है। डॉक्टर साहब, हम एक चीज जानना चाहेंगे कि नए कल्ले क्यों न बने, इससे क्या नुकसान होता है? जैसे जो नए कल्ले बनते हैं, अभी कल्ले बनने की अवस्था समाप्त हो गई है। अगर गन्ना गिरेगा या गन्ने में हम मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे तो जो नए कल्ले होंगे वो पुराने जो बने हुए कल्ले हैं उनके साथ उनकी प्रतिस्पर्धा, जल, प्रकाश और जो पोषक तत्व हम गन्ने को देंगे उसके लिए बढ़ जाती है। इससे ये होता है कि जो ये नए कल्ले बनते हैं वो मिल योग गन्ना में परिवर्तित नहीं होते हैं और इनका जो प्रतिस्पर्धा बढ़ जाता है पुराने कल्लों से, तो पुराने कल्ले हमारे मिल योग गन्ना में जो परिवर्तित होते हैं वो इतने मजबूत नहीं होते हैं। कहने का मतलब है खुद तो गन्ना नहीं बन पाता, दूसरे को बनने भी नहीं देता है। इसलिए हमारी पैदावार, उपज और शर्करा गुणवत्ता दोनों को प्रभावित करता है। साथ ही जो शरद काल का गन्ना है उसका इस समय मिट्टी की सतह से लगभग 1 मीटर पे बधाई करने की आवश्यकता है और इन गन्नों को गिरने से हमें बचाना है। गन्ना गिरने की वजह से 15 से 20% उपज में तो गिरावट आती ही है, साथ ही रस की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। डॉक्टर साहब, एक चीज हम और जानना चाहेंगे कि कुछ कीड़े बीमारियां भी हैं जो इस समय बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं अपने गन्ने की फसल को, तो वो क्या हैं और उनको कैसे रोका जा सकता है? जैसे जब बारिश आरंभ होती है तो गन्ने का जो फसल है वो रोग और कीट के लिए उसका आपतन बढ़ जाता है, अनुकूल परिस्थितियां बन जाती हैं। इसके लिए आवश्यक है कि जब गन्ना किसान भाई जो है वो जब गन्ने की रोपाई करें उसी समय बीज को उपचारित करने की आवश्यकता है। यदि वो अच्छे ढंग से बीज को उपचारित करके उसकी बुआई करेंगे तो रोग और कीट का आपतन नहीं होगा। इसके लिए जब बीज की बुआई करनी होती है तो लगभग 0.1% जो बाविस्टीन होता है उसको 112 ग्राम 112 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर गन्ने के बीज को 5 से 10 मिनट इसके अंदर डुबोकर रखना चाहिए। उसके बाद गन्ने की बुआई करनी चाहिए। इसके अलावा बीजों का ताप शोधन भी किया जा सकता है। लगभग 50 डिग्री पे 2 घंटे तक बीज को उपचारित करके उसकी बुआई करना चाहिए। अगर यह किसान भाई अपनाते हैं तो लगभग गन्ने की 2 से 3 फसल वो रोग रहित प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर ये नहीं कर पाए हैं तो इस समय कौन से ऐसे रोग हैं जो लग सकते हैं, उनको कैसे उपचारित करेंगे? जैसे इस समय बोरर, बेधक कीट जो होते हैं या चूषक कीट जो होते हैं वो गन्ने पे इसका आपतन दिखाई देता है। अगर हम जैविक नियंत्रण की बात करें तो इस समय जो चोटी बेधक कीट होते हैं उनको ट्राइकोकार्ड आता है, उसका 2 ट्राइकोकार्ड लेकर और इसमें ट्राइकोडर्मा जैपोनिकम होता है, इसके 2 कार्ड लेकर इसमें 40 स्ट्रिप होती है, 50,000 अंडे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका इस्तेमाल हमें करना होता है। ये हमें अप्रैल से लेके अक्टूबर तक हर 10 से 15 दिन के अंतराल पे इसको हमको गन्ने की पत्ती के पीछे नत्थी करना होता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो छोटी बेधक कीट जो है वो नियंत्रित हो जाएंगे। इसके साथ अगर हम पोरी बेधक या गुरदासपुर बेधक जिनका आपतन इस समय दिखाई देता है, अगर उसकी बात करें तो 2 ट्राइकोकार्ड, ट्राइकोडर्मा
किलोनेस, जी। इसका जो है 40 स्ट्रिप 50,000 अंडे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका उपयोग हमें करना चाहिए। इसको भी गन्ने की पत्ती के पीछे नत्थी करके हम हर 10 से 15 दिन के अंतराल पे इसका करके अगर हम इसका नियंत्रण किया जा सकता है। कहने का मतलब है पूर्णतः जैविक है, इसमें कोई रासायनिक चीज नहीं डालनी है। लेकिन अगर जैसे गन्ने में शीर्ष बेधक होता है, उसकी वजह से इसका भी आपतन देखा गया है। अगर इसका हमें नियंत्रण करना है तो किसान भाइयों के लिए यह आवश्यक है कि कार्बोफ्यूरॉन एक दवा आती है जी। इसका 33 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से इसका छिड़काव हमें गन्ने की पंक्तियों के किनारे करना पड़ता है, जिससे कि चोटी बेधक या शीर्ष बेधक जो कीट होते हैं उसके आपतन का नियंत्रण किया जा सकता है। जो शीर्ष बेधक होते हैं वो गन्ने की बढ़वार को प्रभावित करते हैं। जी, जी। इसमें शीर्ष जो है वो बंची टॉप जैसा हो जाता है, गुच्छा हो जाता है जी, और गन्ना की बढ़वार रुक जाती है। इसमें साइड शूटिंग या बगल से किल्ले निकलने लगते हैं, तो ये गन्ने के लिए, फसल के उत्पादन के लिए हानिकारक होता है। लेकिन ये कार्बोफ्यूरॉन जब छिड़के तो किसान भाई को ये आवश्यक है ये ध्यान देना कि जब ये इसका बिखराव कर ले तो वहां से हट जाए, क्योंकि ये जहरीली दवा होती है। साथ ही इसका उपयोग दस्ताने पहनकर करे और यूरिया के साथ इसका उपयोग ना करें। कहने का मतलब पूरी सावधानी से कार्बोफ्यूरॉन का इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, एक चीज हम जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने ट्राइकोकार्ड के बारे में बताया, तो कई बार किसान भाइयों को पता तो होता है कि ट्राइकोकार्ड लगाने से फायदा है, लेकिन मिले कहाँ, इसके लिए कुछ आप रास्ता बताएंगे किसानों को? जी, ये जैसे कि ये हमारा संपर्क कर सकते हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद में। जी। इस बार हमारे जो गन्ना कमिश्नर महोदय हैं उनके पहल से जगह जगह गोष्ठियां आयोजन हो रहा है, बहुत ही बृहद तरीके से इन गोष्ठियों का आयोजन हो रहा है। साथ ही किसान मित्र क्लब बनाया जा रहा है, यहाँ भी संपर्क करके ये ट्राइकोकार्ड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कहाँ से ये ले उसकी जानकारी उनको मिल जाएगी। जी। डॉक्टर साहब, एक चीज हम और जानना चाहेंगे कि अभी चूंकि बारिश हो रही है, अभी बाढ़ बहुत जगह आ गई है, आ जाएगी, तो ऐसे में किसानों को बहुत नुकसान हो जाता है। तो अब चूंकि कुछ समय बाद गन्ना बोने का समय शुरू होगा, 2-2.5 महीने बाद, तो कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो किसान भाई बोए जो बाढ़ और पानी के प्रति सहनशील हों? जी, आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया है। जब कभी जब अधिक बारिश हो जाती है तो कुछ क्षेत्रों में जल प्लावन या जल जमाव की स्थिति हो जाती है। इस जल जमाव से क्या होता है, गन्ने की बढ़वार बहुत प्रभावित होती है, गन्ना गिरने लगता है। साथ ही जो गन्ने की जड़ें होती हैं उसमें वायु का संचार रुक जाता है, गन्ने की वृद्धि लगभग रुक सी जाती है, पत्तियां इसकी पीली पड़ जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण या जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है वो लगभग शिथिल सी हो जाती है। तो इसको मतलब इससे नियंत्रण पाने के लिए सबसे ज्यादा तो किसान भाइयों को जल की निकासी के ऊपर महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान देना चाहिए कि गन्ने की जो मिट्टी है उसको चढ़ा दें कि उसके बगल में नाली सी बन जाए और जल की निकासी हो जाए। इसके अलावा कुछ उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद ने भी कुछ विशेष प्रजातियों का विकसित की है जो पूरी तरह से जल प्लावित क्षेत्रों के लिए ही उपयुक्त है। अगर हम इन प्रजातियों का बुआई जल प्लावन वाले क्षेत्रों में करते हैं तो गन्ने की उपज में जो गिरावट होती है जल प्लावन की वजह से, उस पर कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव इन प्रजातियों का नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब, एक और बात कि कई बार किसानों के मन में गन्ना में कब नाइट्रोजन देनी है इसके प्रति भ्रम रहता है। कोई कहता है कि जून में दे देनी चाहिए, कोई कहता है जुलाई के पहले सप्ताह तक दे देनी चाहिए, तो इसमें आदर्श स्थिति क्या है? देखिए, गन्ने में जो खाद्य की जो संस्तुति होती है वो लगभग 180 से 200 किलोग्राम नाइट्रोजन होता है, 80 किलोग्राम फास्फोरस होता है और 60 किलोग्राम पोटेशियम होता है। इसके साथ साथ 25 किलोग्राम हम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से इतना उपयोग करना चाहिए। अब इसमें नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा और बाकी सारा जितना जो हमने खाद्य की बात की वो सब बुआई के समय दे जानी चाहिए। डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे गन्ना किसानों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, अभी जैसे अब शरदकालीन गन्ना बुआई का मौसम आ रहा है और हम चाहेंगे कि किसान भाई ज्यादा से ज्यादा गन्ना जो है वो शरदकालीन गन्ने की बुआई करें। क्योंकि अगर शरदकालीन गन्ने की हम बात करें तो बसंतकालीन गन्ने की अपेक्षा 15 से 20% इसमें उपज भी अधिक होती है, साथ ही लगभग 0.5 से 0.7% चीनी पड़ता भी बढ़ती है। शरदकालीन गन्ना अगर आप बुआई करते हैं तो उसकी शुरुआत की बढ़वार थोड़ी धीमी होती है, तो इसमें अगर कम समय में उत्पादन होने वाले कुछ फसल जो होते हैं उनकी आप सह फसली ले सकते हैं, जिससे आप दोहरी आय भी अर्जित कर सकते हैं। तो हम यही कहेंगे किसान भाइयों को कि शरदकालीन गन्ने की अधिक से अधिक बुआई करें और इसके लिए जो शुरुआत में जो भी तैयारियां हैं उनका अभी से, जैसे कि बीज की मात्रा, अच्छे बीज की, स्वस्थ बीज की और खेत की तैयारी, कर्षण क्रियाएं तथा सह फसली जो बुआई करना है उसका उचित प्रबंधन अभी से
कर लें। तो डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में ही हमारे किसान भाइयों को गन्ना उत्पादन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम के माध्यम से आपने जानकारी ली कि किस तरह से हम गन्ने से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, लेकिन समय समय पर जो होने वाली क्रियाएं हैं उनके प्रति हमें जागरूक रहना है। जो कीट और रोग लगते हैं उसको हमें बचाना है। हमें आशा है कि आज के कार्यक्रम से आप लोग जरूर लाभ उठाएंगे। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।